Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start chapter number 19. The name of the is Dawn of Modern Physics. Dear student, इससे पहले आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनमें आपने करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्हीं से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी किया। लेकिन आज इस चैप्टर में हम फिजिक्स को या साइंस को एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली 20th सेंचुरी से बिलोंग करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में आप किन किन पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम मॉडर्न फिजिक्स की डिटेल और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करें, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो क्या रीजंस थी जिनकी वजह से हमें मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया में आना पड़ा। इससे पहले 19th सेंचुरी में क्लासिकल थ्योरी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से रूटीन लाइफ में होने वाली मूवमेंट और उनसे रिलेटेड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स को कर रहे थे। लेकिन जब बारी आई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तो बहुत ही डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जर्वेशंस होना स्टार्ट हो गई और इन ऑब्जर्वेशंस को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करने में नाकाम होती गई। और फिर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इससे होने वाले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, फॉर एग्जांपल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए 20th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के एंड पर जिनको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ ये सोचा गया कि आखिर कुछ तो ऐसा है जो क्लासिकल थ्योरी में मिसिंग है। सो क्लासिकल थ्योरी में मिसिंग कॉन्सेप्ट्स को फिल करने के लिए मॉडर्न फिजिक्स आई और मॉडर्न फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ने क्लासिकल थ्योरी में मिसिंग फैक्टर्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिप्लेस किया। मॉडर्न फिजिक्स के जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आए वो थे रिलेटिविस्टिक थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज ने 20th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लाई और इसकी डिटेल क्या है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हमें ये पता चला कि नॉलेज ऑफ फिजिक्स बेसिकली दो एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। एक एरिया था जिसे आप क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ पाते थे और ये एरिया था हमारी रूटीन लाइफ या बिगर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन जब हम सब एटॉमिक वर्ल्ड में गए या बहुत ही छोटे एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, इस वर्ल्ड में गए तो वहां पर होने वाली मूवमेंट या मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मॉडर्न फिजिक्स की हेल्प लेना पड़ी। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटॉन और डिफरेंट और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया और डिफरेंट एंगल से समझा। और इसके जो दो बेसिक एरियाज हैं वो हैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी। इनकी डिटेल आप इस चैप्टर में आने वाले डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम रिलेटिविस्टिक थ्योरी को डिटेल में देखेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि रिलेटिव मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये क्या चीजें हैं। ये वो तीन पैरामीटर्स हैं जिन्हें आप आज डिटेल में सुनेंगे और समझेंगे। इन तीन में से जो फर्स्ट वन है दैट इज रिलेटिव मोशन, पहले हम इसको समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वक्त आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपकी स्टेट इस वक्त क्या है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि इस वक्त मैं बैठा हुआ हूं। और अगर मुझसे भी पूछा जाए कि इस वक्त मेरी स्टेट क्या है तो ऑब्वियसली मैं कहूंगी कि मैं इस वक्त रेस्ट की स्टेट में हूं। ये बात हमारे फ्रेम या जिस जगह पर आप बैठे हैं या मैं खड़ी हूं, हमारे रेफरेंस से तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि वो अर्थ जिस पर इस वक्त आप बैठे हैं वो अर्थ हर वक्त इस स्पेस के अंदर
मूव कर रही है। आप जानते हैं कि इस अर्थ के पास दो तरह की मोशंस हैं। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड भी स्पिन कर रही है और अर्थ सन के अराउंड भी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। सो अगर कोई और दूसरा शख्स आपको स्पेस में से देखेगा तो क्या वो यही स्टेटमेंट देगा जो आपने अपनी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए दी? ऑब्वियसली वो शख्स जो स्पेस में खड़ा है और आपको देख रहा है तो वो अर्थ की रोटेशन के साथ साथ आपको भी रोटेशन में पाएगा। वो ये कहेगा कि आप क्योंकि इस वक्त अर्थ का हिस्सा हैं और अर्थ मूव कर रही है, सो आपकी स्टेट रेस्ट वाली नहीं है, आप मूव कर रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे कि वो गलत है और आप ठीक हैं? नहीं डियर स्टूडेंट, आप दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि मैं रेस्ट पर हूं तो आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि आपका फ्रेम है अर्थ। और अगर दूसरा ऑब्जर्वर जो स्पेस में से आपको ऑब्जर्व कर रहा है उसकी बात को देखा जाए तो वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जिस फ्रेम में खड़े होकर वो इस इवेंट को देख रहा है उसके फ्रेम के अकॉर्डिंग आप मूव ही कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली इन सारी रोटेशनल मोशन को जो हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, अगर आप देखें तो सन के साथ साथ पूरा सोलर सिस्टम एक गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड घूम रहा है और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर आप गैलेक्सीज को देखें तो वो भी घूम रही हैं, वो भी मूव कर रही हैं। मिल्की वे गैलेक्सी इस स्पेस के थ्रू मूव कर रही है 230 किलोमीटर पर सेकेंड के साथ। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हमारे सराउंडिंग में मौजूद जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, जो डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, दे ऑल आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। सब हर वक्त किसी ना किसी पॉइंट या किसी ना किसी रेफरेंट पॉइंट के अकॉर्डिंग घूम रही हैं या मूव कर रही हैं। सो हम जब रूटीन लाइफ में ऑब्जर्वेशन बेसिकली करते हैं तो हम इन मूवमेंट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं और अपनी स्टेट को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम एक और थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन अबाउट रेस्ट एंड मोशन क्या है। सपोज करें कि इस वक्त आप एक ट्रेन केबिन में बैठे हुए हैं और ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्मूथ रोड पर चलती जा रही है और ट्रेन में जहां आप बैठे हैं वहां सारे विंडोज और डोर्स क्लोज्ड हैं। आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप रूम में बैठे हैं जो कि रेस्ट पर है। लेकिन जैसे ही आपने विंडो को खोला तो आप एक बहुत ही स्ट्रेंज ओपिनियन देंगे। आप कहेंगे कि आप तो रेस्ट पर हैं लेकिन सराउंडिंग की चीजें एक वेलोसिटी के साथ, तेजी के साथ पीछे की तरफ मूव कर रही हैं। लेकिन ऐसा दूसरे ऑब्जर्वर के लिए नहीं होगा। वो ऑब्जर्वर जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और आपको केबिन में बैठे हुए देख रहा है, उसकी स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट से डिफरेंट होगी। वो ये कहेगा कि आप इस वक्त मूव कर रहे हैं, आप रेस्ट पर नहीं हैं। और वो खुद जो प्लेटफॉर्म पर ऑब्जर्वर खड़ा है वो अपनी स्टेट को रेस्ट वाली स्टेट के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करेगा। आपने कहा कि वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और आप रेस्ट पर हैं, लेकिन वो ऑब्जर्वर जो आउटसाइड खड़ा है उसका ओपिनियन ये है कि वो रेस्ट पर है और आप अभी अभी यहां से मूव करते हुए गुजरे हैं। अब दोनों ऑब्जर्वर अपनी अपनी रेफरेंस वाली पोजीशन के हवाले से ठीक कह रहे हैं। आप अपनी ट्रेन को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं तो आप अपने रेफरेंस फ्रेम में बिल्कुल एक्यूरेट बात कर रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा है वो अपने फ्रेम यानी अर्थ को एज अ फ्रेम ले रहा है और वो अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग ठीक बात कर रहा है। अब एक और एक्सपेरिमेंट देखें कि ऑब्जर्वेशंस किस तरह एक दूसरे से वेरी करती हैं। अगर आप ट्रेन में खड़े हैं और आप बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आपको लगेगा कि बॉल स्ट्रेट अप जाकर
वापस आपके हाथ में आ गई। आपको बॉल की मूवमेंट स्ट्रेट अपवर्ड एंड स्ट्रेट डाउनवर्ड लगेगी, लेकिन यही मूवमेंट अगर बाहर खड़ा हुआ कोई शख्स ऑब्जर्व करेगा तो उसका कहना ये नहीं होगा। वो ये कहेगा कि जब बॉल ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रही है तो इसका पाथ पैराबोला है, पैराबोलिक पाथ है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन पाथ। क्योंकि ट्रेन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसकी वजह से उसे बॉल की मूवमेंट स्ट्रेट अप एंड डाउन नजर नहीं आएगी। सो डियर स्टूडेंट, दोनों जो ऑब्जर्वर हैं वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। सो हमने यहां तक ये देखा कि जो डिफरेंट हमारी रूटीन लाइफ में ऑब्जर्वेशंस हैं अबाउट द रेस्ट एंड अबाउट द मोशन, वो एब्सोल्यूट नहीं होते। यानी एब्सोल्यूट का मतलब है कि कंफर्म्ड बात नहीं होती। अगर आप ये कहें कि मैं रेस्ट पर हूं और ये मेरी एक कंफर्म्ड बात है, दुनिया में किसी भी कॉर्नर से कोई भी मुझे ऑब्जर्व करेगा तो वो यही कहेगा कि मैं रेस्ट पर हूं, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट एक एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं है, ये रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट है। क्योंकि किसी और रेफरेंस पॉइंट से अगर आपको ऑब्जर्व किया जाए तो आप शायद रेस्ट पर ना हो, आप मूव करते हुए नजर आए। सो आपका यह कहना कि मैं एब्सोल्यूट रेस्ट पर हूं रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट या मोशन दोनों एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, दोनों रिलेटिव फिनोमेनाज हैं, रिलेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लाइफ में जो भी ऑब्जर्वेशन है वो रिलेटिव मोशन से लिंक्ड है। कोई भी चीज ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट पर होती है और ना ही कोई चीज एब्सोल्यूट मोशन में होती है। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये देखा कि रेस्ट एंड मोशन को अगर आप ये कहें कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर पॉसिबल तो ये रॉन्ग होगा। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज अर्थ इज इन मोशन। और अभी आपको मैंने दिखाया कि जैसे ही आपको अर्थ से बाहर स्पेस में से कोई ऑब्जर्व करेगा तो अर्थ की रोटेशन के साथ साथ आप भी उसको मूव होते हुए नजर आएंगे। सो आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट आपके रेफरेंस से तो करेक्ट है, लेकिन किसी और ऑब्जर्वर के रेफरेंस से आप रेस्ट पर नहीं होंगे, आप मोशन में होंगे। सो इसका मतलब कि रिलेटिव मोशन का जो प्रोसेस है या जो फिनोमेना है ये हमारी रूटीन लाइफ में यूज होता है। रिलेटिव मोशन क्या डिस्क्राइब करता है? द कंटिन्यूअस चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ सेकेंड बॉडी और रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड अ रिलेटिव मोशन, विच मीन्स कि अगर आपकी स्टेट किसी और रेफरेंस पॉइंट या किसी और ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट के थ्रू देखी जाए तो आपकी स्टेट चेंज होगी, आपकी मोशन या जो रेस्ट की स्टेटमेंट है किसी और एंगल से ऑब्जर्व करने पर चेंज हो जाएगी। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये कहलाते हैं रिलेटिव ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब डियर स्टूडेंट कि आपका जो फ्रेम है वो फ्रेम है आपका अर्थ, जिसका मतलब यह है कि आप अर्थ को मोस्टली होने वाले ऑब्जर्वेशंस में एज अ रेफरेंस फ्रेम यूज करते हैं। और रेफरेंस फ्रेम कितनी टाइप्स के होते हैं और उनमें ऑब्जर्वेशंस को अगर ऑब्जर्व किया जाए या ऑब्जर्वेशन को लिया जाए तो क्या डिफरेंस आता है, तो चलिए देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिटेल। डियर स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी नहीं है, सिंपली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर आप रूम में बैठे हैं तो ऑब्वियसली आपका रूम एक 3 डायमेंशनल रूम है विच हैज 3 कोऑर्डिनेट्स, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसका मतलब कि आप किसी भी फ्रेम को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो आप कहेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका रूम भी हो सकता है, आपकी कार भी हो सकती है और कोई और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। सो व्हाट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम relative to which measurements are
टेकन, यानी जिस जगह पर खड़े होकर आप कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो जगह कहलाएगी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ऑब्वियसली उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन यहां पर मैंने लिखा है कि इट हैज 4 कोऑर्डिनेट्स x, y, z एंड टाइम। टाइम का फैक्टर मैंने बीच में इंक्लूड क्यों किया कि जब भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे तो टाइम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। टिल नाउ आपने ये याद रखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको आप किसी भी ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए यूज कर सकते हैं, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका रूम भी हो सकता है, आपकी कार भी हो सकती है, कोई आपका ट्रेन का केबिन हो सकता है, और कहीं आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो वो जगह भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस डियर स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं, एक कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों में क्या फर्क है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर अगर आप खड़े होकर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कार में बैठे हैं और वो कार रेस्ट पर है तो वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। या अगर वो कार मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो अगेन वो कार जो कि मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो भी कहलाएगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दोनों सिचुएशंस में चाहे रेस्ट हो चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया जाए, दोनों सिचुएशंस में आपके सिस्टम, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? 0 होगा। सो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट पर या कांस्टेंट वेलोसिटी पर हो उसको आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, और इसको आप नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ही नहीं है, सो एक्सेलरेशन 0, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर डियर स्टूडेंट आप किसी भी नॉन एक्सेलरेटेड यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ को ऑब्जर्व करना चाहें तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी आपकी? न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा। सपोज करें आपने एक बुक किसी कार के छत पर रख दी, अगर कार रेस्ट पर है तो वो हमेशा वहीं पड़ी रहेगी, और जब कार मूव करना स्टार्ट कर दे विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कभी वो तेज हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी एक्सेलरेट हो रही है, कभी डी एक्सेलरेट हो रही है, इन सिचुएशंस में वो बुक कार के छत पर नहीं रहेगी, वो गिर जाएगी। अब वो बुक क्यों गिर गई? आपने तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई। होता यह है कि जब आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना एक्सेलरेशन आपको देना स्टार्ट कर देता है और आपकी स्टेट को चेंज कर देता है। तो यहां पर भी यही हुआ, बुक रेस्ट वाली स्टेट में थी, लेकिन कार जैसे ही एक्सेलरेट हुई तो कार ने अपना एक्सेलरेशन बुक को देना स्टार्ट कर दिया और बुक मूव होना स्टार्ट हो गई। लेकिन यही सिचुएशन अगर ऐसे होती कि कार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही होती तो बुक जिस जगह पर थी वो वहीं पर ही रहती, वो बिल्कुल ना गिरती। इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो वहां न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होगा। लेकिन अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नहीं है, दूसरा फ्रेम है, तो दूसरे का क्या नाम होगा? दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कौन सा फ्रेम होगा? ये वही फ्रेम है जो अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर कार एक नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चल रही है तो ऑब्वियसली उस कार में एक्सेलरेशन आ गया,
ये होगी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका नाम होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को ऑब्जर्व करना चाहें तो वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, उसमें चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब हमारे पास जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं उनको आप वेलोसिटी के बिहेवियर और एक्सेलरेशन के बिहेवियर पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें से जो पहला है दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी आपको मैंने बताया अ फ्रेम एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है या वो रेस्ट पर है तो इन दोनों सिचुएशंस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये कहलाएगा नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी एग्जाम्पल्स मैंने दो लिखी हैं, वैसे तो आप मल्टीपल एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज अर्थ इज कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम। लेकिन आप कहेंगे कि अर्थ तो मूव कर रही है अराउंड इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन, लेकिन इन मूवमेंट की वजह से अर्थ में बहुत ही माइनर सा एक्सेलरेशन आता है। हम उस एक्सेलरेशन को अगर इग्नोर कर दें तो अर्थ कहलाएगी इनर्शियल फ्रेम, और अगर आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और आप इसको इग्नोर नहीं करना चाहते, आप इस माइनर से एक्सेलरेशन को भी कंसिडर करते हैं, तो फिर इस सिचुएशन में अर्थ क्या बन जाएगी, अर्थ कहलाएगी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आप उसमें माइनर सा भी आने वाला एक्सेलरेशन इग्नोर नहीं कर रहे। सो अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें तो अर्थ इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन। लेकिन हम रूटीन लाइफ में इस एक्सेलरेशन को इग्नोर कर देते हैं और हम अर्थ को कंसिडर करते हैं एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरी एग्जाम्पल आपकी रूटीन लाइफ में मूव होने वाली कार है। अगर कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है या कार फिर रेस्ट पर है, तो दोनों सिचुएशंस में आपकी कार बनेगी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डियर स्टूडेंट, अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस करें, अगर आप दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं, एक आप अर्थ को लेते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आप एक और मूविंग कार जो कि मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करें, तो दोनों की ऑब्जर्वेशंस किस तरह होंगी जरा दिखते हैं। सपोज करें कि एक कार 100 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रही है। इस कार में बैठे हुए शख्स को अगर कोई बाहर से ऑब्जर्व करता है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये कार और वो पर्सन जो इसमें बैठा है वो दोनों 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, वो रेस्ट पर नहीं हैं। लेकिन अगर आप कार में बैठकर आउटर साइड्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप कहेंगे कि मैं इस वक्त रेस्ट पर हूं और वो ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा है वो मूव कर रहा है, और वो मूव करता हुआ आप अगर फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब ऑब्जर्वेशन की गई तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद ऑब्जर्वर को अपनी स्टेट हमेशा रेस्ट पर लगती है और उसको सराउंडिंग में मौजूद चीजें मूव करती हुई नजर आती हैं। सो इसका मतलब जब भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर खड़े होकर ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो ये ऑब्जर्वेशंस रिलेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं और ये ऑब्जर्वेशन रिलेटिव मोशन को डिस्क्राइब कर रही होती हैं, एब्सोल्यूट मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर रही होती।
सो डियर स्टूडेंट, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये था कि अगर आप अपनी रियल लाइफ में एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो वो एक रिलेटिव ऑब्जर्वेशन होगा। हमने ये देखा कि जब हम किसी भी स्टेट को, चाहे वो रेस्ट हो या मोशन हो, उसको डिस्क्राइब करते हैं तो हमारा फ्रेम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्टली जो हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं वो इनर्शियल फ्रेम के अकॉर्डिंग करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जहां खड़े होकर आप कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। सो आपके पास दो तरह के इनर्शियल फ्रेम बने, एक था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा स्टूडेंट याद रखिएगा कि कार जिस मोमेंट पर स्टार्ट हो रही होती है उस वक्त वो एक्सेलरेट हो रही होती है, जीरो से वेलोसिटी गेन कर रही होती है। उस मोमेंट पर कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और जिस मोमेंट पर कार रुकने लगती है, जब आप उसमें ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, एट दैट टाइम कार डी एक्सेलरेट हो रही होती है। सो उस मोमेंट पर कार अगेन एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और इन दोनों स्टार्टिंग और ब्रेकिंग मोमेंट के बीच में अगर कार किसी स्मूथ रोड पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसको आप लेते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो वो फ्रेम जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसमें होगा एक्सेलरेशन। सो उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। और इसकी मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी, वो कार जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और अर्थ, अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें, आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाएं अबाउट द रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ, और इस मूवमेंट और रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाले छोटे से एक्सेलरेशन को भी आप इग्नोर नहीं करते तो फिर वो बन जाती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन हम जितनी भी ऑब्जर्वेशंस करेंगे उसमें हम अर्थ को एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर ही चलेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो चलिए अब देखते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। डियर स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बताने से पहले मैं थोड़ी सी आपके साथ आइंस्टाइन की परेशानी को शेयर करूंगी। आइंस्टाइन ने जब रिलेटिव प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस किए और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को लाइट के थ्रू भी ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो चीजें बिल्कुल चेंज होने लग गईं। आइंस्टाइन ने बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट किए, उनमें से एक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। अगर आप सपोज करें कि कार 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ आ रही है और आप स्पीडोमीटर से उसकी स्पीड मेजर करते हैं तो आप कहते हैं कि कार की स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। अब वही कार जो 110 के साथ मूव कर रही थी एक और कार को क्रॉस करती है। जिस कार को वो क्रॉस करती है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 किलोमीटर पर आवर कार के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर जब आपकी कार को क्रॉस होते हुए देखेगा, आप जा रहे थे 110 किलोमीटर पर आवर के साथ, लेकिन दूसरी कार में बैठे हुए ऑब्जर्वर को आपकी स्पीड 110 नहीं लगेगी, उसे लगेगा कि आपने उसकी कार को क्रॉस किया विद 20 किलोमीटर पर आवर। एक ह्यूज ऑब्जर्वेशन डिफरेंस आया। आपने रोड साइड पर खड़े होकर कार की स्पीड मेजर की और आपने कहा कि स्पीड है 110 किलोमीटर। वही सेम कार जब 90 किलोमीटर पर आवर वाली कार को क्रॉस करती है तो उस कार का ऑब्जर्वर आपकी स्पीड 110 की बजाय डियर स्टूडेंट क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि आप 20 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन डिफरेंस था। लेकिन
ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं ऑब्वियसली ये रिलेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं। अब एक और आप एग्जाम्पल कंसिडर करें। सपोज करें आप कार में मूव कर रहे हैं विद 50 किलोमीटर पर आवर और सामने से एक कार आ रही है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप उसकी स्पीड को क्या ऑब्जर्व करेंगे? अब आपके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अब आपकी जो रिलेटिव स्पीड्स हैं वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी। वो एक दूसरे के साथ जब ऐड होंगी तो 50 + 30 विल गिव यू 80। सो इसी सिचुएशन को अब हम एक और एंगल से देखते हैं। लेट्स सपोज एक कार 30 किलोमीटर के साथ मूव कर रही थी। आपने 50 किलोमीटर के साथ मूव करते हुए उसको हिट किया, तो क्या उसको जब आप हिट करेंगे तो उसे लगेगा कि 80 किलोमीटर पर आवर के साथ किसी ने हिट किया है? नहीं, उसको जो इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन मिलेगा वो मिलेगा 20 किलोमीटर पर आवर का। ये सारे रिलेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं और हर दफा डिफरेंट ओपिनियन आएगा। जब चीजें वेलोसिटीज के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करती हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, और जब चीजें सेम डायरेक्शन में मूव हो रही हों तो उनकी रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट होकर इम्पैक्ट देती है। सो ये तो थे रूटीन लाइफ में स्पीड से रिलेटेड रिलेटिव ऑब्जर्वेशंस। अब आइंस्टाइन को जो बात परेशान कर रही थी वो ये थी कि यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए अगर हम लाइट को ऑब्जर्व करें तो ऐसा नहीं होता। उसका जो थॉट एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरह से था। लेट्स सपोज आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, आप उसे ऑन करें और स्पीडोमीटर से आने वाली लाइट की स्पीड मेजर करें। जब आपने स्पीड मेजर की तो स्पीड आई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि एक बहुत ही फेमस और वेल नोन वैल्यू है फॉर स्पीड ऑफ लाइट। अब हम चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या रिलेटिव बिहेवियर्स हमें नजर आएंगे। हम चेंज कुछ इस तरह से चलें कर लेते हैं कि आप स्पीडोमीटर लेकर उस सोर्स ऑफ लाइट की तरफ रन करना स्टार्ट कर दें। आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, यू विल एक्सपेक्ट अ चेंज इन स्पीड, लेकिन कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपका स्पीडोमीटर अगेन वही वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही इंडिकेट करेगा। अब आपने सोचा चले मैं सोर्स ऑफ लाइट से दूर जाता हूं और देखता हूं कि क्या चेंज आएगा। अब आपने मूव करना स्टार्ट कर दिया अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन अगेन क्या हुआ डियर स्टूडेंट? कोई भी चेंज नहीं आया। अगेन स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने कहा शायद मैं आहिस्ता चल रहा था। आपने ट्रेन के ऊपर खड़े होकर एक तेज चलती हुई ट्रेन से सोर्स ऑफ लाइट को अप्रोच किया, लेकिन अगेन वही आपके पास वैल्यू आई, देयर वाज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ये बात थी जो आइंस्टाइन को परेशान कर रही थी कि हम रूटीन लाइफ में चीजों को जब ऑब्जर्व करते हैं तो रिलेटिव इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट में आखिर ऐसा क्या है, या हमारी ऑब्जर्वेशन में ऐसा क्या मिसिंग है कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू में हमें कोई भी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नजर नहीं आता। वो हर सिचुएशन में स्पीड की एक ही वैल्यू इंडिकेट करती है। एक और भी थॉट एक्सपेरिमेंट हुआ, और वो थॉट एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन ने कुछ इस तरह से किया। सपोज करें कि आप ट्रेन की छत पर खड़े हैं और ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। अगर ऑब्जर्वर आपकी स्पीड मेजर करे तो वो कहेगा कि आप मूव कर रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर के साथ। अब आपने सिचुएशन को चेंज किया। आपने कहा कि मैं ट्रेन की छत पर भागना शुरू कर देता हूं विद 20 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर और आप रनिंग कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर के साथ। इस सिचुएशन में
ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन होगी कि सिस्टम में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, यानी आप 70 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रही हैं, क्योंकि आपकी स्पीड में ट्रेन की स्पीड भी तो ऐड हो रही है। इसी सिचुएशन को स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रेन 50 की बजाय स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव होना स्टार्ट हो गई। तो अब ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा? आप रन कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर के साथ और ट्रेन चल रही है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। अब आइंस्टाइन ने देखा तो आंसर कुछ ऐसा आया, स्पीड ऑफ लाइट प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये सिचुएशन आपके एक कांस्टेंट फिजिकल बैरियर को ब्रेक कर रही है, क्योंकि इस सिचुएशन में स्पीड ऑफ लाइट में जब 20 ऐड हुआ तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बिकम ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नेचर का एक रूल है कि आप स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड नहीं कर सकते। ये एक फिजिकल बैरियर था जिसे आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या हो रहा था? क्यों ऐसा हो रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा वैल्यू आ रही थी? यही बातें थी जो आइंस्टाइन को, जब वो सराउंडिंग में स्पीड ऑफ लाइट पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स इंप्लीमेंट करते थे, तो आंसर रूटीन लाइफ के रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से डिफरेंट आते थे। इस बात ने आइंस्टाइन को बहुत परेशान किया और इस पर बहुत ज्यादा थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आइंस्टाइन ने ही इसका सॉल्यूशन दिया। आइंस्टाइन का कहना था कि क्लासिकल थ्योरी में कुछ तो ऐसा मिसिंग है जिसे हम अप्रोच नहीं कर पा रहे और यहाँ होने वाले एरर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन आइंस्टाइन ने जब इसका सॉल्यूशन दिया तो एक बहुत ही अमेजिंग बात सामने आई। आइंस्टाइन ने ये कहा कि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट इसलिए है कि स्पेस और टाइम खुद को इस तरह वेरी कर रहे हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट को चेंज ही नहीं होने देते। अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती हुई स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देता है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर दो तरह की चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसको बताने से पहले मैं आपका ध्यान थोड़ा सा स्पीड ऑफ लाइट के फार्मूले की तरफ लेकर चलूंगी। आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट की इक्वेशन है c इज इक्वल टू डी ओवर टी, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब आइंस्टाइन का यह कहना था कि इस इक्वेशन में ये d और t, जिसको उन्होंने लिंक किया स्पेस और टाइम के साथ, उन्होंने कहा कि ये दो वेरिएबल खुद को इस तरह वेरी करते हैं कि c हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मेरा मतलब यह है कि अगर d कम हो रहा है तो टाइम भी उसी रेशो से कम होगा, अगर d बढ़ रहा है तो टाइम भी उसी रेशो से बढ़ेगा। और ये फैक्टर in case of the frame of reference which are moving with speed of light, ये फैक्टर d over t हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहां से डियर स्टूडेंट आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, और इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर उन्होंने फिर फर्दर कॉन्सेप्ट्स दिए टाइम डायलेशन के, मैस वेरिएशन के और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अगर अब तक की बताई हुई बातों को हम समराइज करें तो हमने ये देखा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप डिस्क्राइब करते हैं फिजिकल फिनोमेनास फॉर द ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन। इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पार्ट्स हैं, एक है जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अभी तक जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से
रिलेटेड, क्योंकि आपकी बुक में हमने ज्यादा जो फॉलो करना है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही करना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ज्योमेट्रिकल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस थी। जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसको ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन प्रेजेंस ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस एक्सप्लेन किया गया। इसका थोड़ा सा ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, जहां आपने आइंस्टाइन एंड न्यूटन व्यू ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड है एक्सेलरेटेड है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आपने कोई ऑब्जर्वेशंस करने हैं रिलेटेड टू स्पेस एंड टाइम तो फिर आप डिस्कस करते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये भी आइंस्टाइन ने ही डिस्क्राइब की थी इन 1915 में। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी ऑब्वियसली आइंस्टाइन ने ही बनाया और ये रिलेटेड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसकी दो मेन पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट ये है, अभी आपने देखा कि अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो तो उनमें क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होता, सो न्यूटन लॉ आपका वैलिड था वहां पर। सो न्यूटन लॉज, जिन्हें आप लॉज ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपने रूम में चेयर पर एक बुक रखी हुई है और आपने कार के अंदर सीट पर एक बुक रखी हुई है, दोनों आपके रेस्ट पर हैं, रूम भी रेस्ट पर है, कार भी रेस्ट पर है, तो वो बुक फॉरएवर रेस्ट पर ही रहेगी। सो लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस has the same value in all inertial frame of reference in all directions। अभी आपने देखा, जो मैंने अभी आपको थॉट एक्सपेरिमेंट बताया, कि अगर आप सोर्स ऑफ लाइट की तरफ जा रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं या खड़े होकर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यानी जिस भी डायरेक्शन से आप स्पीड ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो स्पीड ऑफ लाइट में आपको कोई भी चेंज नहीं मिल रहा। सो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस has the same value in all inertial frame of reference in all डायरेक्शंस। और इसको जस्टिफाई किसने किया था? इसको जस्टिफाई किया गया विद वेरिएशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। और इन स्पेस और टाइम की वेरिएशन को नाम दिया आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, लेकिन आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को डिटेल में देखेंगे कि कैसे डिफरेंट थॉट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।